नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो मांत्रिक पार्ट 2। और फिर एक उचित स्थान तलाश कर वह वहां ज्योतिषी का भेष धारण कर बैठ गया। उस स्थान के सामने ही एक स्नानागार था जहां राज की स्त्रियां स्नान करने आया करती थी। स्थान तो उचित तलाश किया है, लेकिन कोई मुर्गा फंसे तब ना। वह सारा दिन वहां पर बैठा रहा, लेकिन सांझ ढलने के बाद भी कोई उससे अपने भूत अथवा भविष्य का हाल पूछने नहीं आया। शहर वहां से दूर था, अतः उसे भूखे पेट ही वहां सोना पड़ा। लेकिन जब गहरी निद्रा में सोया हुआ था तो उसे सपने में जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संबोधित कर कहा, सुनो चार्ली, यहाँ के महाराज बहुत दुखी हैं। उनके दुख का कारण उनकी एकमात्र पुत्री है, जो 18 वर्ष की होने के बावजूद भी 2 फुट से ज्यादा लंबी नहीं हुई। और यह राज राजा रानी और उनके कुछ वफादार लोगों के अलावा कोई और नहीं जानता। प्रजा एवं साधारण राज कर्मचारियों को भी इस भेद का पता नहीं है, क्योंकि राजकुमारी का पालन पोषण छोटी उम्र से ही एक गुप्त महल में किया जाता रहा है। सब यही जानते हैं कि महाराज के एकमात्र कन्या ही है और वह अब तक 18 वर्ष की हो चुकी है। अतः सुबह जब महारानी स्नान करने के लिए आए तब तुम इस भेद से लाभ उठाना। और अगले दिन भोर होते ही जब चार्ली की आंख खुली तो वह सपने का ध्यान कर तुरंत राज के स्नानागार के सामने जाकर बैठ गया। बड़ा विचित्र सपना था। यदि सच्चा हुआ तो मालामाल हो जाऊंगा, वरना जान से जाऊंगा। खैर, अब जोखिम उठानी तो पड़ेगी ही। थोड़ी ही देर बाद उसे दूर से महारानी अपने सुंदर रथ पर सवार होकर स्नानागार की ओर आती दिखाई दी। उनके साथ स्त्री सैनिक भी थे। महारानी आ रही है। हे ईश्वर, सपने को सच ही करना, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। शीघ्र ही जब महारानी का रथ वहां आकर रुका। तुम यहाँ स्त्री स्नानागार के सामने क्यों बैठे हो? क्या आप जानते नहीं, यह स्थान पुरुषों के प्रवेश के लिए वर्जित है और आज्ञा न मानने वालों के सर तुरंत काट दिए जाते हैं। जानता हूँ महारानी, और इस गुस्ताखी के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन बुरा न माने, मैं दरअसल आपके भूत भविष्य का हाल बताने के लिए ही यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। हम साधुओं और ज्योतिषों में कोई विश्वास नहीं रखते, मूर्ख वामन, क्योंकि आज तक जो कुछ साधुओं और ज्योतिषों ने हमें बताया वह सच साबित नहीं हुआ। मुझे तुम्हारे बौनेपन पर तरस आता है। जाओ, यदि अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत मेरी नज़रों के साथ साथ इस वर्जित स्थान से भी दूर हो जाओ। जरूर चला जाऊंगा महारानी, लेकिन अपनी ज्योतिषी विद्या का आपको विश्वास दिलाने के बाद ही। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे जुबान दराजी करो? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। क्रोधित न होइए महारानी जी, यदि आपके सैनिकों ने मुझे गिरफ्तार किया तो कल सारा देश 2 फीट की राजकुमारी के बारे में जान जाएगा। चार्ली की अर्थपूर्ण बात सुनकर महारानी को जैसे लकवा सा मार गया। वे कुछ क्षणों तक फटी फटी आंखों से ज्योतिषी बने चार्ली की ओर देखती रही। फिर भरी भरी सी आवाज में अपने स्त्री सैनिकों से बोली, आज हम स्नान नहीं करेंगे, चलो वापस लौट चलो। और फिर महारानी बिना स्नानागार में जाए जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट गई, खामोशी से वापस लौट गई। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा सपना सच था। वो मारा चार्ली, अब जल्द ही तेरी पौबारा होगी। जरूर राजा के सैनिक तुझे पकड़ने यहाँ आते ही होंगे। फिर चार्ली शाही स्नानागार के सामने खड़े उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया जहाँ वह कल सुबह से बैठा और सोया था। उधर महारानी ने राजमहल पहुंचकर राजा को सारा किस्सा कह सुनाया तो राजा ने व्याकुल हो तुरंत सेनापति को बुलवा भेजा। सेनापति जी, जाइए और तुरंत उस दुष्ट ज्योतिषी को पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, जो जनाने शाही स्नानागार के सामने बैठा ऊल जलूल भविष्यवाणियां कर रहा है। कुछ देर बाद शाही स्नानागार के सामने, सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट ज्योतिषी को। पकड़ने की कोई जरूरत नहीं सेनापति जी, हम स्वेच्छा से आपके साथ राजा के पास चलने के लिए तैयार हैं। फिर हम तो स्वयं आपके यहाँ आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। फिर वे चार्ली को अपने साथ ले राजमहल की ओर चल पड़े। जब चार्ली को राजा के सामने पेश किया गया तब राजा पहले तो उसके पौने कद को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर रानी को छोड़ अन्य सभी को बाहर भेजकर उससे बोले, तुमने जो बात महारानी को कही वह तुम्हें किसने बताई थी? किसी ने भी नहीं महाराज, मैं एक ज्योतिषी हूँ और अपनी ज्योतिष विद्या से ही मैंने यह पता लगाया था। चार्ली की बात सुनकर राजा किसी सोच में पड़ गए। फिर वह कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात बोले, सुनो, हम तुम्हें अपना राज ज्योतिषी बना सकते हैं, यदि तुम यह वायदा करो कि हमारा यह राज किसी को नहीं बताओगे। मैं वायदा करता हूँ महाराज, मरते दम तक यह राज मेरे द्वारा किसी दूसरे पर प्रकट नहीं होगा।
शाबाश, तो आज से तुम हमारे राज ज्योतिषी हुए। और चार्ली उस दिन से राज ज्योतिषी बन गया। अब उसे खाने पीने और किसी बात की तंगी नहीं रही थी। वह खूब आराम से रहने लगा। वाह, अब आएगा जिंदगी का पूरा मजा। लेकिन राजा के पुराने राज ज्योतिषी दंडी स्वामी को चार्ली कतई पसंद नहीं था। वह इसी ताक में रहता था कि कैसे उसको अपमानित कर राजमहल से भगाया जाए। वह अपनी किस्म का एक ही लालची और कुटिल व्यक्ति था। एक बार राजा के खजाने में चोरी हो गई और दंडी स्वामी को उसे अपमानित करने का मौका मिल गया। महाराज, यदि आप चोरों का पता लगाने का कार्य चार्ली को सौंप दे तो कैसा रहे? यदि वह वास्तव में कोई पहुंचा हुआ ज्योतिषी है तो जल्द ही चोरों का पता लग जाएगा, और यदि वह पाखंडी है तो इसका भी भेद खुल जाएगा। खूब सुझाया आपने राज ज्योतिषी जी, मैं अभी उसे बुलाकर यह कार्य सौंपता हूँ। राजा ने तुरंत चार्ली को बुलावा भेजा। सुनिए ज्योतिषी चार्ली जी, हमारे खजाने में चोरी हुई है। आप कल तक हमें अपनी ज्योतिष विद्या से यह पता लगाकर बताएं कि चोर कौन है। यदि आप चोरी का पता नहीं लगा सके तो अपनी मौत निश्चित समझिए। जो आज्ञा महाराज। अब पता चलेगा बच्चों को। कहने को तो चार्ली ने कह दिया था, लेकिन राज दरबार से बाहर निकलते ही वह परेशान हो गया। अब क्या होगा? कैसे पता लगाऊंगा चोर का? पहली बार भाग्य ने साथ दिया था। जो सपने में मुझे राजकुमारी के बारे में पता चल गया था, लेकिन हर बार सपने सच्चे थोड़े ही होते हैं। बेटे चार्ली, इस बार तो सचमुच तू मारा जाएगा। लगता है तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और बुरे दिन आ गए। परंतु उसी रात जब वह सोया तो उसे फिर स्वप्न में किसी अदृश्य शक्ति ने संबोधित कर कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है चार्ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। शाही खजाने में चोरी राज्य के दक्षिणी अंचल में बसे एक दस्यु दल ने खजांची की सहायता से की है। खजांची को पकड़वाकर तुम राजा के विश्वास पात्र बन सकते हो। दूसरे दिन चार्ली उठा और सपने का स्मरण कर प्रसन्नता से राजा के पास चल दिया। हे प्रभु, मेरे इस सपने को भी सच करना, वरना झूठ साबित करने पर राजा मुझे मौत के घाट उतार देगा। जब वह राज दरबार में पहुंचा तो राजा उसे देखते ही बोल उठे, क्यों ज्योतिषी जी, अपनी ज्योतिष विद्या से पता चलाया शाही खजाने के चोरों का? हाँ महाराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि खजाने के चोर राज्य के दक्षिण अंचल में बसे दस्यु लोग हैं और उन्होंने यह चोरी खजांची की सहायता से की है। ठीक है, झूठ और सच का अभी फैसला हो जाएगा। मैं अभी सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता हूँ। यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस दिए जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज। फिर राजा ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, आप तुरंत खजांची को गिरफ्तार कर लीजिए और सैनिकों को साथ ले जाकर दक्षिणी अंचल में छिपे दस्युओं को पकड़िए। हमारे ज्योतिषी के अनुसार खजाने में चोरी उसी दस्यु दल ने की है। जो आज्ञा महाराज। सर्वप्रथम सेनापति खजांची को गिरफ्तार करने पहुंचा। खजांची सब कुछ मालूम हो जाने पर भागने की तैयारी कर रहा था। अरे बाप रे, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस नमक हराम को। उसके बाद सेनापति ने सैनिकों के साथ दक्षिणी अंचल में जाकर पहाड़ों में छिपे डाकुओं पर आक्रमण किया। आह, हाय, मरा। डाकुओं और सैनिकों में भयानक युद्ध छिड़ गया। देखते देखते ही कई डाकू मौत के घाट उतर गए। शीघ्र ही बचे खुचे डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताओ, शाही खजाने से चोरी किया धन कहाँ है? उस पहाड़ी गुफा में। डाकुओं के सरदार द्वारा बताई गई गुफा में शाही खजाने से चुराया गया और लूटा हुआ बहुत सारा माल सेनापति के हाथ लगा। वाह, सैनिकों, ले चलो इन सबको। महाराज ही इन्हें इनके किए की सजा देंगे। सारा समाचार जान राजा बहुत प्रसन्न हुआ। डाकुओं और खजांची को कड़ी सजा सुनाने के पश्चात उन्होंने चार्ली को बहुत सा धन इनाम में दे दिया। इससे पूरे दरबार में चार्ली का सम्मान और भी बढ़ गया, जबकि दंडी स्वामी चार्ली को मिले इस मान सम्मान से बुरी तरह जल भुन गया। इस बार मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा कि राजा तो क्या, पूरा देश ही इससे नफरत करने लगेगा। दंडी स्वामी के मन की जलन चार्ली से भी छुपी नहीं रह गई थी। यही कारण था कि वह महल के जीवन से उकता मन ही मन वहां से भागने की योजना बना रहा था। किसी न किसी दिन यह दंडी स्वामी मुझे किसी चक्कर में फंसा कर ही छोड़ेगा, अतः किसी तरह यहाँ से अब जल्द से जल्द भाग निकलने में ही भलाई है। यदि पागल हो जाने का ढोंग करूं तो आसानी से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। बस बेटे चार्ली, जान बचानी है तो इसी उपाय को अमल में ला। और एक दिन जब महाराज भोजन की मेज पर बैठे थे तो चार्ली अपनी योजना पर अमल करता पागलों की तरह दौड़ता दौड़ता वहां आया और मेज पर सजे भोजन की सभी थालियों को जमीन पर गिरा दिया।
यह क्या बदतमीजी है, ही। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी, लेकिन इससे पहले कि राजा सैनिकों को बुलाकर चार्ली को गिरफ्तार करने का आदेश देता, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। न जाने कहां से एक बिल्ली वहां पर आई और गिरा हुआ भोजन खाने लगी, और भोजन खाते ही वह मर गई। यह दृश्य देख जहां राजा का सारा क्रोध काफूर हो गया, वहीं कुशाग्र बुद्धि का चार्ली पलक झपकते ही सारा माजरा समझ मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उफ, यह क्या, बिल्ली खाना खाते ही मर गई, यानी इस भोजन में जहर था। हाँ महाराज, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या के कारण मुझे इसका पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने सारा भोजन जमीन पर गिरा दिया था। शाबाश, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम वास्तव में सच्चे ज्योतिषी हो। तुमने उचित समय पर आकर हमारी जान बचाई, अतः आज से हम तुम्हें दंडी स्वामी का पद देते हैं। यही नहीं, दंडी स्वामी के साथ साथ अन्य सभी राज ज्योतिषी भी तुम्हारे नीचे काम करेंगे और तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। चार्ली मन ही मन हर्ष से उछल पड़ा। कहाँ तो पागलपन का ढोंग रचाकर वह वहां से भाग निकलने की सोच रहा था, और कहाँ भाग्य ने उसे और अधिक बड़ा आदमी बना दिया था। परंतु दंडी स्वामी को चार्ली से यह एक और बड़ा आघात लगा था। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। चार्ली के साथ साथ राजा और उसके वंश को भी खाक में मिलाकर ही चैन की सांस लूंगा, चाहे इस कार्य के लिए मुझे अपने भाई शत्रुकाल की ही शरण में क्यों न जाना पड़े। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।